नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए आतंकवाद पैसा कमाने का जरिया बना हुआ है। उन्होंने भुज में एक सभा में कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद से निजात पानी है तो वहां की जनता को आगे आना होगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पाकिस्तान को शांति से रहना चाहिए। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। और अब आज की लीड स्टोरी। तो आज की लीड स्टोरी है भारत और पाकिस्तान की। एक खबर आई है कि पाकिस्तान को चीन से लगातार मदद मिल रही है और चीन की मदद से पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को और आधुनिक बना रहा है। अमेरिका के मिलिट्री इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है कि चीन की मदद से लगातार पाकिस्तान जो है वो अपने परमाणु हथियारों को और आधुनिक बना रहा है और इसमें उसे मदद मिल रही है कतर से भी, इसके अलावा उसे मदद मिल रही है टर्की से भी। और ये भी उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान आने वाले सालों में भी लगातार सीमा पर भारत से टकराव लेता रहेगा, यही उसकी नीति है। और क्योंकि चीन भारत को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है, इसलिए वो पाकिस्तान की मदद करता रहेगा। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के दोष में मिली इस सजा के बाद दहशत में आए पाकिस्तान ने दुनिया के देशों को भारत के खिलाफ भड़काने और अपने साथ लाने की जो कोशिश शुरू की है, उसमें चीन, तुर्की, बांग्लादेश के अलावा और कोई नाम साथ आता नहीं दिख रहा। हालांकि ये चौकड़ी पहले से ही हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश में है। अमेरिका की एक रिपोर्ट इसका सबूत देती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा से भारत को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है। वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को आधुनिक बनाने और सैनिक ताकत बढ़ाने के लिए चीन से हर तरह की मदद ले रहा है। पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन हाल की जंग के बाद चीन ने बहुत ही सधीवी प्रतिक्रिया दी और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भागे भागे चीन पहुंचे थे, लेकिन उनको मायूसी हाथ लगी। हालांकि पाकिस्तान में अपना काफी कुछ दांव पर लगा चुका चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूरी में ही सही सैनिक और आर्थिक मदद दे ही रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने नए नए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तुर्की में हैं। तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ रहा और आगे भी साथ देने का वादा कर रहा है। तुर्की के कहने पर अजरबैजान भी पाकिस्तान के साथ है, लेकिन भारत की नजर में उसके कोई मायने नहीं है।
पाकिस्तान के पाले में नया नया गया देश बांग्लादेश भारत को लेकर बहुत कुछ कर रहा है। बांग्लादेश की अस्थायी सरकार के प्रमुख सलाहकार भारत को लेकर लगातार उलझुल बयान दे रहे हैं। रविवार को एक बैठक में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मौजूदा हाल के लिए भारत के इस इलाके में दबदबे की मंशा जिम्मेदार है। हालांकि हकीकत यह है कि वो अपने देश में अकेले पड़ने लगे हैं और राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि उनके दिन भी गिने चुने बचे हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान पाकिस्तान की सरकारों और फौज की तरह भारत के खिलाफ जहर उगलकर अपनी कुर्सी बचाने पर लगा है। पाकिस्तान ने अपने आतंकवाद को सही ठहराने और जंग में हुए जबरदस्त नुकसान से अपने अवाम का ध्यान हटाने के लिए एक नापाक चौकड़ी बनाने की कोशिश की है। उससे हो सकता है कि अपने लोगों के सामने उसे कुछ राहत मिल जाए, लेकिन भारत को भी चौकड़ी की चुनौतियों को गंभीरता से लेना होगा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं शशांक जी, जो कि पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, हमारे राजदूत रहे हैं। जिस तरह की एक चौकड़ी तैयार हो रही है भारत के खिलाफ, वो समझना चाहेंगे आपसे शशांक जी कि जो नई रिपोर्ट आई है अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे परमाणु हथियार और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहा है पाकिस्तान चीन की मदद से। तो चीन का वहाँ पर इंटरेस्ट रहा है, एक फेयर वेदर फ्रेंड रहे हैं वो हमेशा से, और चीन भारत को एक खतरे के तौर पे देखता है। लेकिन यहाँ पर एक टर्की का एंगल भी जुड़ रहा है, और टर्की, चीन और पाकिस्तान यहाँ एक किस तरह का गठजोड़ दिखाई दे रहा है? जी, दोनों अलग-अलग तरीके से देखने की चीज़ें हैं। टर्की किसी ज़माने में एक मॉडर्न स्टेट की तरह बनना चाहता था, यूरोपियन यूनियन को जोड़ना चाहता था। लेकिन यूरोपियन यूनियन में कुछ इस प्रकार से अंदरूनी हालात ऐसे बन रहे थे कि टर्की को उसमें एंट्री मिलना मुश्किल हो गया। ख़ास करके क्योंकि टर्की को उन्होंने कहा कि हम जो हैं, जब यूनियन बनाते हैं यूरोपियन यूनियन, तो उसमें गॉड का जो है बहुत बड़ा होता है। तो उसमें जो टर्की का अगर एक तरीके से मॉडर्न इस्लाम हो या जो भी कोई हो, तो हम उसको साथ में लेके चलना मुश्किल है। तो उसमें डिले होता चला गया। तो उससे टर्की बहुत, मेरे ख्याल से काफ़ी उससे अपने को माना उसने कि उसको जो है वहाँ से धक्का दिया गया है यूरोपियन यूनियन से। तो उन्होंने कहा कि हम तो जो है ऑटोमन एम्पायर, हम तो यहाँ पे खिलाफत, हमारा वो था, खलीफा रहते थे पूरे इस्लामिक मुल्कों के, तो क्यों ना हम फिर से उसी रास्ते पे चलें। तो जो एर्डोगान किसी समय मॉडर्न इस्लाम के लिए जाने जाते थे, अब धीरे-धीरे वो रेडिकल इस्लाम की तरफ चल पड़े हैं। और इसी में जो है उन्होंने इसको फ़ायदा भी उठाया कि जितने भी लोग मिडल ईस्ट से यूरोप की तरफ गए हैं रिफ्यूजीज़, तो टर्की ने उनकी बहुत मदद करी है यूरोप में बढ़ाने के लिए। और उससे उनको जो है यूरोप में उनको माना भी गया है कि भाई चलो टर्की को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ है, उसमें भी टर्की ने अपनी आगे बढ़त बनाने की कोशिश करी। रूस के साथ और चीन के साथ अपने संबंधों को अच्छे करके S-400 का उन्होंने ऑर्डर लिया। हालाँकि अमेरिका ने उसको काफ़ी, उनको कहा कि सैंक्शंस लगेंगी क्योंकि आप नेटो के देश हैं, आप नहीं ले सकते इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि जो एर्डोगान साहब इस समय चाहते हैं कि एक न्यूक्लियर वेपन पावर इस्लामिक जो हो वो उनके साथ में मिलकर रहे, ताकि एर्डोगान रहेंगे खलीफा, और साथ में उनके जो सिपहसालार होंगे, वो होंगे फील्ड मार्शल पाकिस्तान के। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो तो जहाँ फील्ड मार्शल कहेंगे वहाँ चलते रहेंगे। जहाँ तक चीन का सवाल है, मैं कहूँगा कि चीन जो है विश्व में अपना दबदबा बना के रखना चाहता है, नंबर 1 पावर होना चाहता है। उसके लिए वो समझता है कि भारत ने चूँकि अमेरिका के साथ में हाथ बढ़ा लिया है, क्वाड जॉइन कर लिया है, उसने कहा कि एशियन नेटो है। तो इस प्रकार से जो पहले किसी ज़माने में चीन मानता था कि भारत और चीन मिलकर एशिया में साथ में अपने शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आर्थिक शक्तियाँ बन सकते हैं। अब उसने कहा है कि नहीं, उसको समझ में आने लगा है कि अमेरिका के चाहे डेमोक्रेट्स पावर में हो, चाहे रिपब्लिकन्स पावर में हो, चीन उनके लिए एक एडवर्सरी रहेगा। जी। और उसके लिए भारत जो है बहुत बड़ा उनके लिए मोहरा रहेगा चीन के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से ये चीन की गलतफ़हमी है, और इसमें जो है चीन को एक ज़िम्मेदार सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य होने की भांति काम करना चाहिए। तो कभी-कभी वो कहते हैं कि नहीं, आतंकवाद के हम हाँ। साथ में नहीं हैं। तो हम्म। इसलिए कई बार हमने देखा है कि उनके न्यूक्लियर में वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये भारत को और अमेरिका को
अगर आगे उनके रिश्ते आगे बढ़ते हैं तो उनको दबाने में उनको मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि रूस को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि जी, जी। रूस के कई हिस्से ऐसे हैं जिसमें चीन कहता है कि वो हमारे हिस्से थे पुराने ज़माने में, साइबेरियन साइड पर। हाँ, इस तो समय उसमें जो है रूस और चीन में भी कुछ इस तरह के आपस में जी, आपने ताल्लुकात हैं कि वो बिल्कुल। मेरे ख़्याल से पूरे तरीके से चल नहीं पा रहे हैं, और भारत को उसमें किसी तरीके से बीच में चीन समझता है कि भारत जो है रूस को अपने साथ में बढ़ा रहा है, अमेरिका के साथ में बढ़ रहा है और चीन को जी, दबाने की आपने कोशिश कर रहा है। जो जिस तरह से टर्की और चीन के अलग-अलग समझाया, बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। चीन जो है उसकी कहानी यहाँ पर थोड़ी अलग है, लेकिन टर्की में एर्दोगान कैसे खलीफा बनना चाहते हैं और पाकिस्तान को अपने साथ रख कर, बल्कि इसमें अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ-साथ जो है वो चल पड़ा है, तो वहाँ पर भी देखना होगा कि कैसी एक गुट जो है वो भारत के खिलाफ तैयार हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खबरों में इस वक्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त कि ट्रंप ने क्या कहा है पुतिन को लेकर। रूस ने कहा है कि यूक्रेन पर हाल में जो हमले किए गए हैं वो रूस पर किए गए हमलों का जवाब हैं। रूस के हमलों में लोग मारे जा रहे हैं और भारी तबाही हो रही है। रूस के इस रुख पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाखुश हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर भी उन्होंने सख्त टिप्पणी की है। ये वही ट्रंप हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से पहले कह रहे थे कि 24 घंटों में जंग बंद करवा देंगे, लेकिन पुतिन उनकी सुनने के लिए तैयार ही नहीं। Absolutely. He's killing a lot of people. I don't know what's wrong with him. What the hell happened to him, right? He's killing a lot of people. I'm not happy about that. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर कर दी है। He's killing a lot of people. I don't know what's wrong with him. दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। रूस ने एक दिन पहले यूक्रेन में जगह जगह पर 367 मिसाइल और ड्रोन दागे। कोरोस्टासिव में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया और एक ही परिवार के 3 बच्चे मारे गए। लोग मलबे में अपनों की निशानियां तलाश रहे हैं। ओडिशा पर रात भर हमलों की वजह से जगह जगह पर आग लगी हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को पहुंचा है। हमले में कई घर, गैराज और गाड़ियां तहस नहस हो गई हैं। चौबीस घंटे में दुनिया भर में जंग खत्म करवाने के वादे करने वाले ट्रंप एक भी जगह जंग खत्म नहीं करवा सके हैं, बल्कि रूस और यूक्रेन की जंग तो और तेज हो चुकी है। जंग रोकने की अमेरिका की अब तक की पहल भी नाकाम रही है और यही ट्रंप का दर्द है जो पुतिन पर गुस्से के रूप में सामने आ रहा है। What the hell happened to him, right? He's killing a lot of people. I'm not happy about that. और बहुत सारे लोग तो गाज़ा में भी मर रहे हैं। गाज़ा में हालात इतने ख़राब हो रहे हैं कि कई अस्पतालों में बड़े चूहे बच्चों को काट रहे हैं। गाज़ा में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, बेघर बार होने वालों की संख्या बढ़ रही है और इजराइल गाज़ा के और ज़्यादा इलाके में फैलता जा रहा है। दुनिया भर का दबाव गाज़ा में इजराइल को हमले करने से नहीं रोक पा रहा, बल्कि हमले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल की कार्रवाई जारी है। दक्षिणी लेबनान और बैरूत के कुछ उपनगरों पर इजराइल रोज ही हमले कर रहा है। खान यूनुस में तेज आवाज और काला धुआं बता रहा है कि फिर कहीं हमला हुआ है। सोमवार को गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में 52 लोग मारे गए, जिनमें से 36 तो उस स्कूल की इमारत पर हमले में मारे गए जिसे बेघर हो चुके लोगों के लिए शेल्टर में बदल दिया गया था। हालांकि इजराइल की सेना का कहना है कि उसने स्कूल में काम कर रहे आतंकवादियों पर हमला किया था। दूसरों के बच्चों की जान बचाने वाली बच्चों की एक डॉक्टर के पति और एक बच्चे का इलाज खान यूनुस अस्पताल में चल रहा है। इजरायली हमले में परिवार के बाकी 7 बच्चे मारे गए। बढ़ते हमलों की वजह से
बेघर बार होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें अबू जराद का परिवार भी है, जो पिछले 20 महीने में 10वीं बार बेघर बार हुआ है। गाजा पर हमले शुरू होने के बाद से ही तकरीबन 4.25 लाख परिवार तो इधर से उधर ही भटक रहे हैं। इजराइल की एक लड़ाई दूसरे मोर्चे पर भी चल रही है, हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह ने कहा है कि जब तक इजराइल दक्षिणी लेबनान से हटता नहीं है और हवाई हमले बंद नहीं होते हैं, तब तक वो अपने हथियार सौंपने के लिए बातचीत को तैयार नहीं होगा। इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में 5 अहम बिंदुओं पर अपना कब्जा किया हुआ है और उनका कहना है कि जब उनकी सीमाएं सुरक्षित नहीं हो जाती हैं, तो वहां बने रहेंगे। तो एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।